चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ट्रांसफ़र में अगर हम बुक की बात करें, वॉइस बंद कर दो बेटा। क्या कर रहा है? राइट राइट। हीट ट्रांसफ़र, चलिए हीट ट्रांसफ़र के लिए जो बुक आप यूज़ करेंगे, एक तो आप यूज़ कर सकते हैं आरसी सचदेवा। हॉलमैन, वैसे एक्चुअली हॉलमैन और आरसी सचदेवा एक ही किताब है। हॉलमैन का हिंदी वर्जन जो है वो आरसी सचदेवा है। दोनों में से कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। और डीएस कुमार यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस में गलतियाँ बहुत हैं। तो जब एग्जाम्पल आप सॉल्व करें तो कॉन्सेप्ट अपना यूज़ करें। प्रैक्टिस के लिए आप लोग डीएस कुमार का इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि जितने क्वेश्चन है उतनी ज़्यादा उसमें गलतियाँ भी है। तो कॉन्सेप्ट आपको अपना यूज़ करना है, क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करिए, आंसर चेक करिए फिर। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें, हीट ट्रांसफ़र, ये टर्म हीट ट्रांसफ़र यार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, किया हूँ कि नहीं? थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी तो हम कैलकुलेट करते हैं ना हीट ट्रांसफ़र। तो ये अलग हमको सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है? दो बार हीट ट्रांसफ़र पढ़ने की क्या ज़रूरत है? थर्मोडायनेमिक्स जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने हीट ट्रांसफ़र पढ़ ही लिया था, तो दोबारा फिर से हीट ट्रांसफ़र पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऊपर ऊपर पढ़ा था, अबे अंदर अंदर पढ़ोगे। चलो, वहाँ जो हीट ट्रांसफ़र पढ़ा था और यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र आप पढ़ने जा रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। वो ऊपर ऊपर पढ़े थे तो वो थर्मोडायनेमिक्स भी ऊपर ही ऊपर रह गया। वहाँ भी ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना था, वहाँ भी हमने हीट ट्रांसफ़र पढ़ा और यहाँ भी हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, लेकिन दोनों हीट ट्रांसफ़र में अंतर है। क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? हाँ, रेट। थर्मोडायनामिक्स मेरे को बताता है कि हीट का डायरेक्शन किधर होगा। हीट फ्लोज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये मेरे को थर्मोडायनामिक्स बताता है। थर्मोडायनामिक्स मेरे को ये बताता है, एनर्जी बैलेंस बताता है, यानी कि हॉट बॉडी से लो बॉडी में कितना हीट ट्रांसफर होगा, ये मेरे को थर्मोडायनामिक्स बताता है। लेकिन कितने देर में होगा, ये हमको हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में जाके मालूम चलेगा। सपोज मान लो मेरे पास पानी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? इसमें मैंने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में जो हीट ट्रांसफर हुआ है, मैं कैसे निकालूंगा? थर्मोडायनामिक्स से क्या बोलो? हो गया। ये दो बॉडी को मैंने मिक्स किया है, दो अलग अलग टेम्परेचर में मैंने वाटर को मिक्स किया है। इसका मेरे को फाइनल टेम्परेचर निकालना है। किससे निकालूंगा मैं? थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा या हीट ट्रांसफर का? क्या करोगे? हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड बॉडी, एनर्जी कंजर्वेशन करोगे। तो इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये थर्मोडायनामिक्स मेरे को बताएगा। करेक्ट है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को कितना हीट ट्रांसफर हुआ, ये भी मेरे को थर्मोडायनामिक्स ही बताएगा। लेकिन ये प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये मेरे को थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। जैसे तुम्हारे एक क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था, एक बार ग्रुप में डाला था शायद तुमने। वो क्वेश्चन क्या था? वो टाइम पूछ रहा था, और टाइम कितना समय लगेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में मिलेगा। क्लियर है? तो हीट ट्रांसफर जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे यही पता करने वाले हैं कि इतना अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, थर्मोडायनामिक्स से मेरे को मालूम चल गया कि 100 किलो जूल का हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट मेरे को बताएगा कि 100 किलो जूल हीट ट्रांसफर होने में समय कितना लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो बेसिक जो डिफरेंस है थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में, थर्मोडायनामिक्स
thermodynamics gives the direction and magnitude of heat transfer, whereas in the subject heat transfer, we can calculate the rate of heat transfer. चलिए, आज पहली क्लास है तो बहुत बेसिक सी चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और ये बेसिक चीजें आज फर्स्ट क्लास है तो बहुत बेसिक सी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक ही अपने को क्लियर नहीं होता, फॉर्मूले सब मग लेते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है यही समझ में नहीं आता। चलिए, आई एम श्योर कि कितने टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर होंगे आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कितने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं? चलो जल्दी बताओ, बस 3 होते हैं, राइट। कौन कौन सा? कंडक्शन, वेरी गुड, कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, एंड थर्ड रेडिएशन। अब मैं कहूँ कि भैया 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, बेसिकली सिर्फ 2 ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमको दिख रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे 3 कौन कौन से हैं, लेकिन प्राइमरली बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इतना आप समझ को क्लियर करो तो काफी कॉन्सेप्ट आज की पहली क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। देयर आर ओनली 2 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, one internal heat transfer and second external heat transfer. Within 5 minutes most of the concept of heat transfer will be clear. Internal heat transfer का मतलब होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो हीट ट्रांसफर हुआ, दैट इज इंटरनल हीट ट्रांसफर। एग्जांपल देख लेते हैं आप। मान लो ये एक स्टील का बार है, करेक्ट है, और यहां पे मैंने लाइटर ऑन किया तो ये एंड हीट होगा इसका। ये स्टील का बार है तो क्या ये एंड कूल रहेगा? नहीं, यहां से हीट इस साइड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होगी। ये इस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हुआ, करेक्ट है। ये हीट, ये एंड को मैं हीट कर रहा हूं और दूसरा एंड भी हीट, यहां पे भी हीट आ रही है, तो यहां से पॉइंट 1 से पॉइंट 1 तक, यानी कि इस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो हीट ट्रांसफर हुआ, इसको हम कहते हैं इंटरनल हीट ट्रांसफर, राइट। चलिए अब मेरे को बताओ कि एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर क्या होगा फिर, अगर ये इंटरनल हीट ट्रांसफर है तो। अब बच्चों, जब मैं इस रॉड को गर्म कर रहा हूं तो ये रॉड का टेम्परेचर एम्बिएंट से ज्यादा हो गया, तो अब इस रॉड और एम्बिएंट के बीच में भी हीट ट्रांसफर होगा, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर? दैट हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज द एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। एम आई क्लियर? देयर इज ओनली वन मोड ऑफ, सॉरी, देयर आर ओनली 2 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आई कैन से। एक हीट ट्रांसफर जो बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल हीट ट्रांसफर, और दूसरा हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट ट्रांसफर हुआ उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर, या ये बॉडी से सराउंडिंग को जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा? सरफेस से होगा, ये बॉडी के सरफेस से होगा, तो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर को हम सरफेस हीट ट्रांसफर भी कहते हैं। एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर को हम सरफेस हीट ट्रांसफर भी कहते हैं। तो चलिए, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट, इंटरनल हीट ट्रांसफर, इंटरनल हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर
within the system or heat transfer from one part of body to other। तो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहेंगे इंटरनल हीट ट्रांसफर, और दूसरा हमारे पास में आया एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर बिटवीन system and surrounding ये एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर को भी हम कहते हैं सरफेस हीट ट्रांसफर। सरफेस हीट ट्रांसफर बच्चों, तो अब बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेरे पास में अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। मेरे पास में 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मैंने लिखा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, राइट। लेकिन बेसिकली तो 2 ही हीट ट्रांसफर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है यही इकलौता मोड है इंटरनल हीट ट्रांसफर का। यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक मोड रिस्पॉन्सिबल है। कौन? बॉडी के एक पार्ट। अगर मैंने यहाँ पे इस पार्ट को हीट किया और ये पार्ट हीट हो गया तो इसके लिए सिर्फ एक ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल है और वो है कंडक्शन। बच्चों क्लियर हुआ ये? चलिए, और ये दोनों जो हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये दोनों हैं एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। ठीक बात है बच्चों? अरे चलो, अभी कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना होता है तब भी मेरे को एरिया की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर निकालना होता है तब भी मेरे को एरिया की जरूरत पड़ती है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर निकालना होता है तब भी मेरे को एरिया की जरूरत पड़ती है, राइट। कौन कौन से हीट ट्रांसफर में मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करूंगा और कौन कौन से हीट ट्रांसफर में मैं सरफेस एरिया कंसीडर करूंगा? सिर्फ कंडक्शन में जो है वो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करेंगे, और कन्वेक्शन और रेडिएशन हीट ट्रांसफर चूंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, यानी कि सरफेस टू सराउंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को इन दोनों के लिए, कन्वेक्शन और रेडिएशन के लिए आप सरफेस एरिया लोगे और कंडक्शन के लिए आप लोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अभी हल्का फुल्का अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कल से फिर अपन कंडक्शन स्टार्ट करेंगे, आज बेसिक अपन देख लेते हैं। कंडक्शन हीट ट्रांसफर takes place due to the free electrons and lattice vibration कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो होता है वो मेरी बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नोट कर लिया। जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट लेते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं जिससे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करती है। इज दैट क्लियर? दूसरा जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है वो लैटिस वाइब्रेशन के कारण होता है। लैटिस वाइब्रेशन क्या? जब किसी लैटिस को आप
क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब आप हीट सप्लाई करते हो तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो झूमने लगता है, और वो झूमते झूमते क्या होता है, आंख बंद करके झूमता रहता है तो बगल वाले से टकराता है, करेक्ट है, तो बगल वाला भी झूमना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट वे द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी भी रहता नहीं हूँ। तो माइक्रोस्कोपिकली हम पूछ सकते हैं कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है और दूसरा लैटिस वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब अपन इसको समझते हैं कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास कुछ प्रैक्टिस शीट रखी हुई है, राइट, और कंडक्शन हीट ट्रांसफर को अपन ऐसे समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है, वो अपनी एनर्जी अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, ठीक बात है। अब मेरे पास कुछ प्रैक्टिस शीट रखी हुई है, मैं चाहता हूं कि वो पूरी प्रैक्टिस शीट इस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसके लिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मैं कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यूज करना चाहता हूं, तो कैसे ट्रांसफर करूंगा? एक को दे दूंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। हाँ, बड़ा सिंपल यही है। एक बंदे को मैं दे दिया, एक बंदा अपनी एनर्जी लिया, दूसरे को ट्रांसफर किया, तो मैंने वहां पे शीट रखी, उसने एक शीट अपने पास में रखी, बाकी शीट दूसरे को ट्रांसफर कर दी। इज दैट क्लियर? अब ये बताओ कि यहाँ पे अगर इस बंदे से लेके उस बंदे के बीच में कोई बंदा ना हो तो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं। वो लेगा, दूसरे में बगल में बंदा होना चाहिए, तभी शीट जो है वो मेरी आगे ट्रांसफर होगी, करेक्ट है। तो ये बड़ी बेसिक सी बात अपने को पढ़ाई जाती है कि कंडक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, सीधी सी बात है, पड़ेगी। एक एटम से दूसरे एटम को अपने ने हीट ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए मीडियम की अपने को जरूरत पड़ेगी। इट रिक्वायर्स मीडियम। अच्छा, अब कंडक्शन के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन है, that is Fourier's law. That is heat flux Q is equals to minus K del T by del X। चलिए, ये तो इक्वेशन को अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ये इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में जब हम कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। और कुल मान के चलो कि हाँ, माइनस के डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, डी टी बाई डी एक्स इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। बच्चों, पूरा कंडक्शन, ये जो फोरियर इक्वेशन मैंने लिखा है, ये एक इक्वेशन, और इसके अलावा कंडक्शन इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, कंडक्शन इक्वेशन इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, कंडक्शन इक्वेशन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, और कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल फॉर्म। कुल मिला के 4 इक्वेशन है। ये पूरे 4 इक्वेशन से पूरी कंडक्शन की कहानी खत्म हो जाने वाली है। देयर आर ओनली 4। बहुत आसान सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर, और जो आप किताब जब पलटते हो ना तो आपको बड़ा कठिन लगता है, सब अंड बन टाइप की इक्वेशन लिखी होती हैं, तो अपने को डर लगता है। लेकिन अगर अपने को बेसिक समझ में आ जाता है ना हीट ट्रांसफर का, तो हीट ट्रांसफर से आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं है। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो यू नॉट टू वरीड अबाउट दोस इक्वेशंस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो ये अपना हो गया कहानी कंडक्शन का। अब अपन कर लेते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में बच्चों फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, सरफेस से हीट लिया, अपनी जगह खाली किया, दूसरा पार्टिकल वहां पे कनेक्ट होगा। ये एक सरफेस है, ये हीटेड सरफेस है मान लेता हूं मैं। तो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे आया, इसने हीट ली एंड इट विल वकेट द पोजीशन। क्लियर? सरफेस के कांटेक्ट में आया, सरफेस से हीट लिया और अपनी पोजीशन को खाली किया, करेक्ट है।
बच्चों यहाँ पे अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि यहाँ पे ये पॉइंट पे जहाँ पे एटम सरफेस के कांटेक्ट में आया, तो ये जो फ्लूइड का एटम है, ये जो फ्लूइड का एटम है, ये सरफेस से जो हीट लिया है, ये किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से लिए? तो बेसिकली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल in convection heat is transferred due to conduction. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो, ये फ्लूइड का एटम सरफेस से हीट लिया, तो ये फ्लूइड का एटम सरफेस से कैसे हीट लिया? ये हीट लिया ये कंडक्शन के द्वारा। एम आई करेक्ट? यहां तक बात समझ में आई? तो फिर कंडक्शन और कन्वेक्शन तो सेम ही हो गया। कंडक्शन और कन्वेक्शन तो सेम हो गया दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी जो एक्चुअली हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के द्वारा ही हो रही है। नहीं, सेम नहीं हुआ, अंतर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कंडक्शन में हीट जो है वो सरफेस में ट्रांसफर होगी इधर से इधर, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सरफेस से फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आई? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। माइक्रोस्कोपिक में देखता हूँ तो ठीक बात है, मैं माइक्रोस्कोपिक में देखूंगा नहीं ना। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरा काम MSCRO पे होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो माइक्रोस्कोपिक तो बात ठीक है कि ये कंडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो कंडक्शन में इंटरनल हीट ट्रांसफर हो रहा है, जबकि यहाँ पे हीट सरफेस से फ्लूइड को ट्रांसफर हो रही है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। बच्चों बात समझ में आई? देखो, बेसिकली एटॉमिक लेवल पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, फ्लूइड के एटम और सॉलिड के एटम के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन के कारण हो रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं देखेंगे तो ये सरफेस से फ्लूइड को हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों ये बात? चलिए, अब इसके लिए जो गवर्निंग इक्वेशन है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, एंड बड़ा सिंपल सा लॉ है। Q हीट फ्लक्स Q इज इक्वल्स टू H Ts माइनस T नॉट। H Ts माइनस T नॉट। यहाँ पे Q जो है वो हीट फ्लक्स है, H को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, H को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब जिस बंदे ने भी हीट ट्रांसफर की प्रिपरेशन किया है, कोई पढ़ा है हीट ट्रांसफर? आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है पहले हीट ट्रांसफर कॉलेज में? यस नो? अगर किसी भी बंदे से पूछोगे ना तो ही विल आस्क यार हीट ट्रांसफर मुश्किल है, और हीट ट्रांसफर में सबसे मुश्किल है कन्वेक्शन। जबकि मैं आपको बताऊं सबसे आसान है कन्वेक्शन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सबसे आसान है कन्वेक्शन। आपने करना क्या है कन्वेक्शन के पूरे टॉपिक में, ये H हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H जो है, आपको इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस हैं। जब हम उस रिलेशंस को, कुछ रिलेशन डिराइव्ड हैं और कुछ रिलेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल हैं, राइट? तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में मेरे को करना क्या है, मेरे को जो इक्वेशंस हैं जिनके द्वारा मैं H कैलकुलेट करता हूँ, वो इक्वेशन मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। मेरे को क्या करना है, बस वहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी फिल करनी है और H की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो H का फॉर्मूले के लिए आपको हैंडबुक दिया होगा,
वो हैंडबुक यूज़ करोगे, वहाँ से आपको एच का फॉर्मूला मिल जाएगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, एच कैलकुलेट कर लीजिए और आप हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो कन्वेक्शन में जो मुश्किल काम है, कन्वेक्शन में जो मुश्किल काम है वो है कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच। अब ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, करेक्ट है। अब बेसिकली ये जो एच है ये प्राइमरली, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, लेकिन एच का जो मेरे को फंक्शन मिलेगा दैट इज रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर। अभी क्या होता है रेनॉल्ड नंबर प्रांटल नंबर, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ रहा है? एच इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांटल नंबर। ये फंक्शन मेरे को किताब में दिया होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर की वैल्यू पुट कर दूंगा, एच मेरे को मिल जाएगा। क्लियर? आसान काम है। दूसरा होता है एच इज द फंक्शन ऑफ ग्रेशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर। एच इज द फंक्शन ऑफ ग्रेशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर। H is the function of Reynolds number and Prandtl number when it is forced convection, and it is the function of Grashof number and Prandtl number when it is natural convection. When it is natural convection. बच्चों अब ये नेचुरल और फोर्स कन्वेक्शन क्या होगा? क्या नेचुरल और क्या फोर्स्ड? हीटिंग रॉड को पानी गर्म करने के लिए डाल रहा है तो फोर्स्ड हो गया, ठीक है। और नेचुरल क्या होगा? सराउंडिंग में रखे रहेंगे, नहीं सराउंडिंग में रखे रहेंगे, वो नहीं। नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन बताता हूँ। मंदिर गए हो? मंदिर जाते हो कभी? तो कभी कभी मंदिर जाते होगे तो मंदिर में भीड़ नहीं रहती है, तो आप जाते हो, टाइटी के सामने खड़े होते हो, प्रेयर करते हो और अपने आप हट जाते हो, ठीक है। और कभी महाशिवरात्रि और क्या बोलते हैं जो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, अभी डोंगरगढ़ जाओ तो ऐसी करने देते हैं क्या? ऐसी करने देते हैं कि जाओ आराम से प्रेयर करो और हट जाओ? ऐसे करने देते हैं? नहीं। क्या करते हैं? दो आदमी खड़े होते धक्का मार के वहां से हटाते हैं। तो पहला वाला कौन सा मोड था? पहला वाला जो था वो नेचुरल था, करेक्ट है। और दूसरा वाला कौन सा है? फोर्स। फोर्स किए तो क्या हुआ? कम टाइम में ज्यादा लोग दर्शन कर लिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नेचुरल और फोर्स क्या होगा? यहाँ पे किसको धक्का मारने की जरूरत है या नहीं मारने की जरूरत है? फ्लूइड को। अगर ये एटम यहाँ पे आया तो ये हीट लेगा, हीट लेने के फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे जो आएगा वो हीट लेगा। सपोज ये हॉट प्लेट है, हीट लेके ये गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण इसकी डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर उठ जाएगा। तो इसने क्या किया? बिना किसी लात घुसे के खुद अपनी जगह खाली कर ली। तो ये जो तरीका हुआ वो नेचुरल हुआ, करेक्ट है। अभी मेरे को अगर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक फैन लगाना पड़ेगा और मेरे को ये जो फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ा सकूं। बच्चों क्लियर हुआ ये? अगर डेंसिटी के वेरिएशन के कारण फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, सिर्फ मीडियम का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर कब होगा? जब ये फ्लूइड एटम इसके कांटेक्ट में आएगा और अपनी जगह खाली करेगा। मतलब यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल को चलना भी पड़ेगा, यानी कि फ्लो भी होना चाहिए। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? कन्वेक्शन के लिए ये पार्टिकल को यहाँ आना है और अपनी जगह खाली करनी है, यानी कि फ्लो होना अनिवार्य है, करेक्ट है। वो फ्लो अगर नेचुरली होगा तो वो नेचुरल कन्वेक्शन है, और वो फ्लो अगर किसी पंप या ब्लोअर के द्वारा करवा रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज द फोर्स्ड कन्वेक्शन। एम आई क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कन्वेक्शन के लिए? मीडियम। मीडियम तो होना भी चाहिए और साथ साथ में फ्लो भी होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चों?
बच्चों क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये फ्लो अगर ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी अगर फ्लो ड्यू टू द वेरिएशन इन डेंसिटी है तो वो कहलाएगा नेचुरल कन्वेक्शन, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। एंड व्हेन द फ्लो ड्यू टू फैन और blower, that is forced convection। गर्मी के टाइम में आप पंखा चालू करते हो तो पंखा चालू करने से क्या होता है? रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है बेटा। स्वप्निल, पंखा चालू करने से रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है? हाँ, पंखा चालू करने से रूम के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा? भैया पंखा चालू करोगे तो रूम का टेम्परेचर कम तो नहीं होगा, बढ़ भले सकता है। बढ़ेगा क्यों? वो मैकेनिकल वर्क जो आ रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड इन द हीट। तो रूम का टेम्परेचर बढ़ा रहा है आपका पंखा, तो गर्मी में तो पंखा बंद रखना चाहिए, ठंडी भी लगाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, क्यों? हवा बढ़ जाएगी, हवा तो उतनी है, हवा कहां से बढ़ जाएगी? पंखा आप चालू करते हो तो पहले आपके पास नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा था जिससे हीट ट्रांसफर कम था। बात समझ में आ रही है? फैन चालू करके आपने उस नेचुरल कन्वेक्शन को कन्वर्ट किया है फोर्स्ड कन्वेक्शन में, जिसके कारण आपकी बॉडी से ज़्यादा हीट ट्रांसफर होने लगता है और इसके कारण आपको रिलैक्स की फीलिंग होती है। अदरवाइज पंखा चालू करने से रूम का टेम्परेचर तो या तो कांस्टेंट रहेगा मोटा मोटी, नहीं तो बढ़ेगा ही, कम तो पंखा चालू करने से रूम का टेम्परेचर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसी कारण जब एसी चालू करते हैं तो नॉर्मली हम पंखा बंद रखते हैं, क्योंकि पंखा वहां पे मेरा अननेसेसरी का हीटिंग लोड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। पंखा चालू करने से मेरा कूलिंग लोड जो है वो अननेसेसरी इंक्रीज होगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो व्हेन एसी इज ऑन फैन शुड बी ऑफ। द फंक्शन ऑफ फैन इज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच। हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है? एच इज इक्वल, हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये हीट फ्लक्स है तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर होगा Q इज इक्वल्स टू एच ए टी एस माइनस टी नॉट। टी नॉट जो है वो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, टी एस जो है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कांस्टेंट। ए आपका बॉडी का एरिया, दैट रिमेन कांस्टेंट। तो व्हेन यू आर स्विच ऑन द फैन यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, सॉरी यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, करेक्ट है? और जब एसी चालू करते हैं तब क्या करते हैं अपन? जब एसी चालू करते हैं तब क्या होता है? यहां पे क्या होता है इस फॉर्मूले में? एसी चालू करने से इस फॉर्मूले में कोई अंतर पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा मेरे भाई? एसी चालू नहीं किया तो ये रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री था, चालू कर दिया तो वो 25 डिग्री हो गया, करेक्ट है? तो एसी जो है वो आपका टी नॉट कम कर रहा है, यानी कि रूम का टेम्परेचर, जबकि पंखा जो है वो आपका एच की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो कन्वेक्शन सबसे आसान टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, एच निकालिए एंड क्वेश्चन इज डन। तो एज फार एज द गेट इज एग्जाम कंसर्न, कन्वेक्शन इज द मोस्ट इजी टॉपिक एंड द लास्ट इज रेडिएशन। अच्छा, अगर मैं शीट का एग्जांपल लेके कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करूं, मेरे को अगर कन्वेक्शन से शीट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पेपर यहां पे रख दिया, आपको यहां पे आना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए? आप चाहिए, यानी कि मीडियम चाहिए, और मीडियम अपनी जगह पे बैठा रहे तो
नहीं होगा। तो इसके साथ में मीडियम तो जरूरी है, लेकिन मीडियम को फ्लो होना चाहिए। फ्लो नहीं होगा तो कन्वेक्शन नहीं होगा। वही हमने कहा कि फ्लो दो प्रकार से हो सकता है, या तो नेचुरली होगा या फिर फोर्स होगा। इज दैट क्लियर? बट फ्लो जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर फ्लो नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं होगा। अगर फ्लो नहीं हो रहा है, अगर दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वहां पे भी अगर हीट ट्रांसफर होगा तो वो कंडक्शन से होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा। कन्वेक्शन के लिए फ्लो इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ रेडिएशन। अभी रेडिएशन में हर बॉडी, यहाँ पे जितने लोग बैठे ना अपन, और ये जितने ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट से पैकेट ऑफ एनर्जी निकल रही है। जो भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन ना हो, उसको छोड़कर हर बॉडी हर डायरेक्शन में पैकेट्स ऑफ एनर्जी को थ्रो करता रहता है। करेक्ट है? अभी ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी का क्या होता है? ये पैकेट ऑफ एनर्जी को थ्रो करता रहता है, होता क्या है इसका? होता ये है कि जो भी उस पैकेट ऑफ एनर्जी के कांटेक्ट में आएगा वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं तो वो एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट में चली जाएगी। तो सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन सन क्या कर रहा है? अपनी पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो हर डायरेक्शन में फेंक रहा है, और जब अर्थ उसके कांटेक्ट में आती है तो वो उस पैकेट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब जब हम बच्चों रेडिएशन हीट ट्रांसफर निकालते हैं तो इसका पहले गवर्निंग इक्वेशन अपन लिख लें। अरे यार, ये इसका जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज केल्विन प्लैंक लॉ energy emitted from the body, from a black body, is equals to sigma t to the power 4. sigma t to the power 4 बेसिकली यही इसका गवर्निंग इक्वेशन है। EB जो है इसको हम कहते हैं इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। Emissive power of black body तो हर बॉडी डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर एनर्जी इमिट करेगा। किधर इमिट करेगा? हर डायरेक्शन में इमिट करेगा। करेक्ट? चलो, अब ये एक बॉडी है 1 और ये एक बॉडी है 2। करेक्ट? मेरे को निकालना है कितना हीट ट्रांसफर हुआ 1 और 2 के बीच में। तो हीट ट्रांसफर बिटवीन 1 एंड 2 इज, दोनों को मैं ब्लैक बॉडी मान रहा हूँ। ब्लैक बॉडी क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए है। तो दोनों को मैंने ब्लैक बॉडी माना। अब 1 और 2 के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है EB सिग्मा T1 टू दी पावर 4। तो बताइए जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ हीट ट्रांसफर 1 और 2 के लिए, सही है या गलत है? क्यों गलत है भैया? क्यों गलत है? 1 का टेम्परेचर जो है वो T1 है, तो EB, अच्छा इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया। अब ठीक हो गया। EB का यूनिट जो होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 और 2 के बीच का हीट ट्रांसफर निकल गया। हाँ ना? काहे नो? सेकेंड से भी होगी नहीं, अभी तो पहले का ही काम खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है वो पूरी यहाँ पहुंचेगी? पूरी यहाँ पहुंचेगी? ये तो हर डायरेक्शन में फेंक रहा है भाई।
और ये जो मैंने लिखा है EB सिग्मा T1 टू द पावर 4 इंटू A1, ये तो टोटल एनर्जी जो 1 से निकल रही है। अच्छा, यही बात यहाँ पे बस रेडिएशन में समझने की हो रही है, यही बात बस रेडिएशन में समझने की है कि ये जो एनर्जी निकल रही है EB सिग्मा T1 टू द पावर 4 इंटू E1, दैट इज टोटल एनर्जी इमिटेड फ्रॉम बॉडी 1। तो अभी आप देखो ये जो एनर्जी निकल रही है, क्या ये पूरी 2 पे जा रही है क्या? ये तो इनफाइनाइट में जा रही है। 2 पे तो इसका एक कुछ हिस्सा ही पहुंचेगा। तो यहाँ पे इसको करेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, इक्वेशन को, यहाँ पे मेरे को इक्वेशन को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट इक्वेशन होगा EB1 सिग्मा T1 टू द पावर 4 A1, sigma T1 to the power 4 into A1, that is the amount of energy emitted from the body 1, करेक्ट है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे F12। अच्छा, क्या है ये F12? क्यों मल्टीप्लाई किया? क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देखो ये तो टोटल एनर्जी जो 1 से निकल रही है, अभी हमने देखा जो 1 से निकल रही है वो पूरी 2 पे तो नहीं जा रही। तो ये F12 है कि 1 से निकल के कितना परसेंट 2 पे पहुंचा। समझ में आई बात? तो बच्चों ये टर्म जो है F12, इसे हम कहते हैं शेप फैक्टर, फॉर्म फैक्टर या व्यू फैक्टर, और यही जो है वो रेडिएशन की कहानी है। अगर मैं बोलूं तो रेडिएशन भी अपना खत्म हो गया, यही रेडिएशन की कहानी है। अपने को F12 जो है, अच्छा चलो, ये अभी Q12 आ गया क्या? ये Q12 आ गया क्या? Q12 यानी कि हीट ट्रांसफर बिटवीन 1 एंड 2। ये तो क्या निकला, 1 से 2 पे कितना गया? 2 से 1 पे भी तो कुछ आएगा, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा T2 टू द पावर 4 A2 मल्टीप्लाइड बाय F, ये देखिए 2 से निकल के कितना फ्रैक्शन 1 पे। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है F12 और F21 के बीच में ये रिलेशन होता है A1 F12 इज इक्वल्स टू A2 F21। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। चलिए, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो कन्वेक्शन और रेडिएशन इज अज्यूम टू बी मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन द हीट ट्रांसफर, लेकिन हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेक्शन और रेडिएशन सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। कंडक्शन बेसिस थोड़ा सा महंगा है क्योंकि वहाँ पे 4 इक्वेशन है, एक फोरियर इक्वेशन हो गई और 3 जो है वो कंडक्शन इक्वेशन। तो कंडक्शन इन टर्म कहें तो वो थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। पूरा हीट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत आसान है, और पूरा हीट ट्रांसफ़र बहुत आसान नहीं है, पूरा गेट आसान है, पूरा गेट जो है वो आसान है। गेट में कुछ भी मुश्किल काम तो है ही नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनीबॉडी? चलिए ठीक है, फिर कल कंडक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए फिर कल मिलते हैं।